प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आयनिक यौगिक तथा आयनिक यौगिकों का निर्माण, आयनिक यौगिकों के गुण। आज हम पढ़ेंगे धातु निष्कर्षण, जिसमें धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है। देखो, इसमें कई महत्वपूर्ण परिभाषाएं आएंगी, वो देखो। सबसे पहले हम खनिज को लेके चलते हैं। धातुओं की प्राप्ति, हेडिंग लगा देता हूं, धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति में सबसे पहले हम खनिज को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? खनिज को। देखो, खनिज क्या होता है कि अपनी पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, यानी जमीन के अंदर जो भी यौगिक मिलता है उसको हम खनिज कहते हैं। देखो, पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं। खनिज हम किसको कहेंगे? पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले, पाए जाने वाला कर दिए, पाए जाने वाला चलेगा। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज। देसी भाषा में बोले तो बोल सकते हैं कि खानों से निकाले गए पदार्थ खनिज पदार्थ कहलाते हैं, जो खोद करके खानों से निकाल। एक अयस्क होता है। देखो, अयस्क वैसे तो खनिज ही होता है, किंतु कौन सा खनिज? कि वह खनिज जिससे हम धातु को प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या होता है? अयस्क। वह खनिज पदार्थ या वे खनिज पदार्थ, शुद्ध क्या रहेगा? वे खनिज पदार्थ जिनसे कम लागत पर सुविधापूर्वक धातु प्राप्त की जा सकती है। धातु प्राप्त की जा सकती है, क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। अयस्क किसको कहेंगे? वे खनिज पदार्थ जिनसे कम लागत पर सुविधापूर्वक धातु प्राप्त की जा सकती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? अयस्क, यानी अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं। देखो, ये लिख रहा हूं, ऐसे लेने पर ये मत मान लेना कि षटकोण वाला से, ये शॉर्ट के रूप में लिखता हूं ऐसे। अयस्क है, ठीक है ना? ये से, तीसरा से, ठीक है? इसका अयस्क कहलाते हैं। देखो, एक परिभाषा होती है अपअयस्क या अधात्री, या इनको गैंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग। देखो, गैंग हम किसको कहेंगे? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या बोलते हैं? गैंग। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अधात्री या गैंग या अपअयस्क कहते हैं, ठीक है? तो अपनी तीन परिभाषाएं हुई, इनको पढ़ो कि पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। अयस्क किसको कहेंगे? वे खनिज पदार्थ जिनसे कम लागत पर सुविधापूर्वक धातु प्राप्त की जा सकती है, अयस्क कहलाते हैं। अपअयस्क या अधात्री या गैंग किसको कहेंगे? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अधात्री या गैंग कहते हैं, ठीक है? अब चलो अपने आगे। देखो, अशुद्धियों को धातु निष्कर्षण करते हैं, तो सबसे पहले अशुद्धियों को हटाते हैं। एक धातु निष्कर्षण की परिभाषा और लिख देता हूं कि धातु निष्कर्षण क्या होता है। धातु निष्कर्षण हम कहेंगे कि जो अयस्क होता है, अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? धातु निष्कर्षण। किसको कहेंगे? धातु निष्कर्षण।
कि ऐस से धातु प्राप्त करने की जो क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है उसे धातु निष्कर्षण कहते हैं। अब देखो हम क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण करेंगे कि क्रियाशीलता के आधार पर धातुएं कितनी प्रकार की होती हैं, फिर उनका हम धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। वैसे हमने पीछे सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, उसमें हमने क्रियाशीलता लेके चला था। ऊपर जो अधिक क्रियाशील, बीच में मध्यम क्रियाशील और सबसे नीचे कम क्रियाशील। सबसे नीचे क्या थी? कम क्रियाशील, बीच में मध्यम क्रियाशील और ऊपर उच्च क्रियाशील। तो उस चीज को हम यहां दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं। थोड़ा सा देखो, क्या है? देखो टॉपिक, क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण। क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण। क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण। सबसे पहले देखो, निम्न क्रियाशील धातु, निम्न क्रियाशील धातु, निम्न क्रियाशील धातु में कर लेंगे। निम्न क्रियाशील धातु में देखो, ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती है। ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित होती है। ठीक है। एक देखो क्या होता है, ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलेंगे। देखो क्रिया नहीं करेंगे तो स्वतंत्र, ये है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं, स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं। देखो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे जो धातुएं आती हैं वो कौन सी धातुएं होती हैं? निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं। ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। फिर हम कहें कि संयुक्त अवस्था में पाएं तो क्या? संयुक्त अवस्था में सिर्फ दो ही धातुएं मिलती हैं। एक तो चांदी मिलती है। कौन मिलती है? चांदी। और एक मिलता है कॉपर। कि वह कौन सी निम्न क्रियाशील धातुएं हैं जो प्रकृति में संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं? तो कौन सी हैं? चांदी और कॉपर। किस रूप में पाई जाती हैं? दोनों ही ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में मिलती हैं। ऑक्साइड तथा सल्फाइड। कौन से इसके रूप में मिलेंगी? ऑक्साइड तथा सल्फाइड। और वैसे एक खास विशेषता देखो कि Ag जनरली सल्फाइड के रूप में मिलता है और जो Cu होता है वो ऑक्साइड के रूप में मिलता है। यह नहीं कि Cu सल्फाइड के रूप में मिलेंगे, जनरली ज्यादा की बात हुई है यहाँ पर। किंतु हम दोनों के बारे में कहेंगे कि चांदी और तांबा दोनों संयुक्त अवस्था में भी मिलती हैं, जो किसके रूप में? या तो ऑक्साइड के रूप में मिलेंगी, यानी सिल्वर का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, या ये सल्फाइड के रूप में मिलेंगी कि सिल्वर का सल्फाइड या कॉपर का सल्फाइड। ठीक है। ये मान लो जैसे Ag2S सल्फाइड हो गया, Ag2O क्या हो गया? ऑक्साइड हो गया। उसी तरह से Cu2O क्या हो गया? ऑक्साइड। और Cu2S क्या हो गया? सल्फाइड। तो देखो क्या हुआ, निम्न क्रियाशील धातुएं ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित होती हैं। प्रकृति में ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। इसमें दो धातुएं ऐसी हैं जो संयुक्त अवस्था में भी मिलती है, नहीं कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, स्वतंत्र में पाई जाती हैं, किंतु स्वतंत्र के साथ साथ ये संयुक्त अवस्था में भी मिलती हैं। संयुक्त में ज्यादा और स्वतंत्र में ये कम मिलेगी। और संयुक्त अवस्था में मिलेगी तो किस किस रूप में मिलेंगी? या तो सिल्वर के ऑक्साइड के रूप में, या सिल्वर के सल्फाइड के रूप में, या कॉपर के ऑक्साइड के रूप में, या कॉपर के सल्फाइड के रूप में। धातु में दो तो उदाहरण आ गए। इसमें आता है Ag, Cu, Au और Pt, यानी तांबा, चांदी, सोना और प्लेटिनम। ये जो चार धातुएं हैं
ये वैसे जनरली अक्रिय धातुएं बोली जाती हैं, बहुत कम क्रिया करती हैं, यानी निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? निम्न क्रियाशील धातु। ठीक है, तो ये अपना पहला वर्गीकरण जो था वो क्या था? निम्न क्रियाशील धातु। अब पढ़ेंगे हमें मध्यम क्रियाशील धातु। कौन सी पढ़ेंगे? मध्यम क्रियाशील धातु। देखो मध्यम क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु में मध्यम क्रियाशील धातु में कौन सी होती है वो देखो। ये सक्रियता श्रेणी में कहां आएंगी? बीच में। ये है पहला पॉइंट हो जाएगा, ये है सक्रियता श्रेणी के बीच में स्थित होती है। कहां होती है? ये है सक्रियता श्रेणी के बीच में स्थित होती है। सक्रियता श्रेणी के बारे में कंफ्यूज नहीं होना, पहले बता चुका हूं ये बात। ये सक्रियता श्रेणी कहां होंगी? बीच में। ये देखो किस रूप में मिलेंगी? संयुक्त मिलेंगी, तो ये ऑक्साइड के रूप में भी मिल सकती हैं, यानी धातु ऑक्साइड। ये धातु लगा देता हूं, ये धातु ऑक्साइड रूप में भी मिल सकती हैं, धातु सल्फाइड रूप में भी मिल सकती हैं, और धातु कार्बोनेट रूप में भी मिल सकती हैं। धातु कार्बोनेट किस रूप में? ये धातु ऑक्साइड के रूप में भी मिल सकती हैं, धातु सल्फाइड के रूप में भी मिल सकती हैं, धातु कार्बोनेट के रूप में भी मिल सकती है। जनरली ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखो ये क्या पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में। कौन सी? निम्न क्रियाशील। और ये संयुक्त अवस्था। और जो लास्ट वाली आएंगी उच्च क्रियाशील धातु में, वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगी, ये मान के चलो। तो ये किस अवस्था में पाई जाती हैं? संयुक्त अवस्था में। किस किस रूप में मिलेंगी? धातु ऑक्साइड के रूप में, धातु सल्फाइड के रूप में, और धातु कार्बोनेट के रूप। ठीक है, इसमें उदाहरण देख लो आप। उदाहरण जैसे अपना लेड है, अपना Fe है लोहा, अपना जस्ता है, यानी Zn FePb, जन फिर भी ट्रिक बताई थी सक्रियता श्रेणी में। तो Zn Fe और Pb ये कौन सी धातुएं हैं? मध्यम क्रियाशील धातु। सक्रियता श्रेणी के बीच में आएंगी, ये ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड एस के रूप में और कार्बोनेट एस के रूप में मिलेंगी। ठीक है, लास्ट उच्च क्रियाशील धातु। उच्च क्रियाशील धातुएं तीसरे नंबर पे क्या होंगी? उच्च क्रियाशील धातुएं। उच्च क्रियाशील धातुएं, उच्च क्रियाशील धातुएं क्या होंगी? ये सक्रियता श्रेणी में, ये है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की साइड नहीं, देखो ऊपर से चलेंगे फिर बीच फिर नीचे। सबसे पहले हम नीचे वाली साइड लिया, फिर बीच में, और फिर लिया ऊपर वाला। ऊपर वाला सिस्टम, बीच वाला, नीचे वाला, उल्टा चल रहे हैं हम, नीचे से चल रहे हैं। नीचे वाली कम क्रियाशील, फिर कौन सी थी? मध्यम क्रियाशील, और अब कौन सी है? उच्च क्रियाशील। उच्च क्रियाशील धातुएं ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होती हैं। कहाँ होती हैं? ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होती है। ये हमेशा संयुक्त अवस्था में मिलती है। ये कह सकते हैं ये है कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगी। इस अवस्था में नहीं मिलेंगी, स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेंगी। हमेशा कौन सी अवस्था में मिलेंगी? संयुक्त अवस्था में। ये धातुएं कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती हैं, हमेशा संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होती हैं। उदाहरण देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। कनाका मांगे आलू, ट्रिक भी बताई हुई है, कनाका मांगे आलू। तो ये कौन सी अपनी उच्च क्रियाशील। तो तीन प्रकार का वर्गीकरण पढ़ा हमने। पहले पढ़ी निम्न क्रियाशील धातुएं। निम्न क्रियाशील धातुएं सक्रियता श्रेणी में
सबसे नीचे स्थित होती हैं। क्या होती हैं? सबसे नीचे स्थित होती हैं। ये जो थी इसमें मुख्य रूप से क्या था, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। इसमें दो धातुएं बताई आपको, एक Ag धातु और एक Cu धातु। Ag और Cu दोनों किस अवस्था में मिली थी? दोनों संयुक्त अवस्था में मिली थी, ऑक्साइड और सल्फाइड इसके रूप में। फिर हमने पढ़ा मध्यम क्रियाशील धातुएं। मध्यम क्रियाशील धातुएं सक्रियता श्रेणी के बीच में आई थी। सक्रियता श्रेणी के जो बीच में आई थी वो धातुएं क्या थी? सल्फाइड एस के रूप में भी मिल सकती हैं, कार्बोनेट के रूप में भी मिल सकती हैं, और किस रूप में मिल सकती हैं? ऑक्साइड के रूप में। तीनों एस्कों के रूप में मिल सकती हैं। तो पूछ लेता है वे कौन सी धातुएं हैं जो तीनों प्रकार के एस्कों के रूप में पाई जाती हैं? तो कौन सी धातुएं हैं? मध्यम क्रियाशील धातु। फिर हमने पढ़ा उच्च क्रियाशील धातुएं। सक्रियता श्रेणी में क्या होंगी? सबसे ऊपर आएंगी, कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगी। कौन सी हैं? K, Na, Ca, Mg और Al। ये अपनी तीन प्रकार की धातुएं। अब देखो इनका निष्कर्षण पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम वो धातुएं उठाएंगे जो सक्रियता श्रेणी में कहां थी? सबसे नीचे। अब इनका निष्कर्षण पढ़ेंगे उसी क्रम से, जिस क्रम से हमने वर्गीकरण पढ़ा उसी क्रम से हम क्या पढ़ेंगे? इनका निष्कर्षण। तो हम लिखेंगे सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। क्या पढ़ेंगे? सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। यह पता चल गया होगा कि कौन सी धातुएं निम्न क्रियाशील धातुओं का जिक्र कर रहा है। इन धातुओं को क्या कहता है कि इनके ऑक्साइडों को हम यदि गर्म कर दें, क्या कह रहा है? यदि इनके ऑक्साइडों को हम गर्म कर दें तो ये सीधे ही किस में बदल जाती हैं? धातु में। सीधी सी बात ये याद रखनी है कि इनको सीधे ही गर्म करने पर ये किस में बदल जाती हैं? इनको सीधा हम गर्म करेंगे और गर्म करते ही ये धातु में बदल जाती हैं। इसके रूप में दो का ही अध्ययन है। एक तो अपने Hg को लिया गया है, देखो उसमें Hg नहीं लिखा था, Hg निम्न क्रियाशील में होती है, और एक Cu का देखो होता क्या है प्रोसीजर कि पहले जो HgS होता है इसका इसका नाम होता है सिनेबार, सूत्र होता है HgS सिनेबार, यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है रासायनिक नाम। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड को O2 के साथ गर्म करते हैं तो ये बनता है HgO और बाहर निकल जाती है SO2। क्या निकल जाती है? बाहर SO2 निकल जाती है। HgS किस में बदल गया? HgO में बदल गया। अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो Hg का एक O के कितने? 2, S का 1 संतुलित पहले से ही है। इसको भी गर्म करना। HgO को हम गर्म करेंगे, HgO को गर्म करेंगे, ऑक्साइड को गर्म करने पर किस में बदलेगी? धातु में। HgO को गर्म किया, Hg प्लस से O2 में बदल गई। किसमें बदल गई? Hg प्लस से O2। संतुलित करने के लिए 2 लिखते नहीं आप। यानी धातु सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? धातु ऑक्साइड बनता है, यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर यह धातु में अपचयित हो जाता है, यानी ये कह सकते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। ठीक है, ये हुआ था ये प्रोसेस। कॉपर का हो तो देखो इसके साथ ही लिख देता हूं कि कॉपर का सल्फाइड होता है, यानी क्यूप्रस सल्फाइड। क्या होता है? क्यूप्रस सल्फाइड। Cu2 जो S होता है यानी कॉपर सल्फाइड, इसको क्यूप्रस सल्फाइड बोलते हैं। कॉपर सल्फाइड या क्यूप्रस जो सल्फाइड होता है उसको O2 की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है? वही क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक नहीं क्यूप्रस ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ये मान लो कॉपर शब्द यूज कर लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि क्यूप्रिक और क्यूप्रस क्या होता है? देखो Cu जब +1 में होता है तो क्यूप्रस होता है और Cu +2 में होता है तो क्यूप्रिक नाम होता है। तो यहां आप इसका सीधा ही नाम कॉपर सल्फाइड होता है, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कॉपर सल्फाइड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है?
सॉरी कॉपर सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। क्या करेंगे? कॉपर सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे जिससे ये कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा, और इस कॉपर ऑक्साइड को और कॉपर सल्फाइड को आपस में गर्म करेंगे तो ये कॉपर में बदल जाते हैं और SO2 अब की बार भी बाहर निकल जाते हैं। इसको संतुलित कर दो ऊपर वाले अभिक्रिया को कि जो कॉपर सल्फाइड होता है वो कॉपर ऑक्साइड में बदल रहा है, किसमें? Cu2O में। पहले O के देख लो, Cu के 2 हैं, S का 1 है, O के 2 और इधर 3, तो यहां मैं 2 लगा देता हूं। 2 लगाऊंगा तो 2 दूनी 4, इधर के 2, एक बार यहां 3 लगा के देख लो। CO2 तो 3 दूनी 6, तो यहां एक बार 2 लगा दो, 2 और 2 4, तो यहां कितने लगाने पड़ेंगे? कॉपर के 2 होते, सल्फर के भी 2 हो गए, तो हो गया 2SO2, ठीक है ना। अब संतुलित अभिक्रिया देखो, कॉपर के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 3 दूनी 6, इधर 2 दूनी 4, 4 2 6 और S के 2। नीचे वाला देख लो, Cu2 और Cu2S है, तो यहाँ कॉपर के 4, तो यहाँ 4 लगाएंगे तो S के नहीं होंगे, S का 1 ही है, तो O के 2 करने पड़ेंगे। पहले O के 2 करो, 2 करते ही कॉपर के कितने हो गए? 6 हो गए, यानी संतुलित क्या हो गया? Cu2O Cu2S 6Cu प्लस SO। देख लो वापिस कि जब हम मर्क्यूरी के सल्फाइड को या मरकरी के सल्फाइड को हम गर्म करते हैं तो ये मरकरी के ऑक्साइड में बदल जाता है, और मरकरी का ऑक्साइड को हम वापस गर्म करेंगे तो ये मरकरी में अपचयित हो जाता है। फिर कॉपर का जो सल्फाइड होता है वो वायु की उपस्थिति में कॉपर के ऑक्साइड में बदल जाता है, और कॉपर का ऑक्साइड और कॉपर का सल्फाइड आपस में अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये अपना हुआ सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, यानी ऑक्साइड को गर्म करके डायरेक्ट धातु प्राप्त कर सकते हैं। पहले सल्फाइड होता है, उसको ऑक्साइड में बदलना पड़ता है, ऑक्साइड को गर्म करके धातु में, सल्फाइड को ऑक्साइड में, ऑक्साइड सल्फाइड की क्रिया करवाई, कॉपर बन गया और SO2। देखो सिलेबस में तो नहीं आपके, इसको फफोलेदार तांबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फफोलेदार तांबा, क्योंकि इस तांबे में SO2 गैस होती है जो निकलने के बाद में सतह कैसी हो जाती है? फफोले नुमा, तो इसको फफोलेदार तांबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फफोलेदार तांबा, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। इसके आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी के बीच में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। फिर हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। फिर सारणी के बारे में थोड़ा आएगा, फिर अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 टॉपिक और बचे, कौन कौन से? सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, बीच में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण और सक्रियता, ठीक है।